या ओके ओके ओके। बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं रिलैक्स होता है, रिलैक्स नहीं होगा बच्चों। मैंने कल क्या कहा था, एक्सटर्नल का जो भी होगा इंटरनल आप उसका जस्ट अपोजिट बोलोगे। तो जब आप सांस छोड़ते हो तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, जब वो रिलैक्स हो रहे हैं तो इंटरनल ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगेन ये सब देखिए कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं। ये सब पे थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा देंगे तो 4 नंबर खींच लेंगे आप लोग नीट में, और दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर 4 नंबर हवा में उड़ जाएगा एकदम। ठीक है। जब हम सांस लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, उस समय रिब्स का मूवमेंट क्या होता है बच्चों? जब सांस खींच रहे होते हैं तो रिब्स का मूवमेंट क्या होता है? When we take the oxygen inside us, what is the movement of ribs? नहीं नहीं, रिब्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगा? हाँ ठीक है, गुड। बैकवर्ड किसने बोला भाई? श्रेयांश का ठीक है, अनामिका का ठीक है। निशांत एक बार और देखिए, मंतशा पूरा पूरा लिखिए। सोनिया रेज्ड, रेज्ड में क्या होगा पूरा बताइए। स्नेहा ठीक है लेकिन पूरा लिखिए। सिमरन आप भी पूरा लिखिए। पुलकित सही है। पलक ठीक है, लेकिन पूरा लिखिए। आस्था ओके। सलोनी ठीक है, सेकंड में आपने ठीक किया, चलो ठीक है। लेकिन हाँ, पलक कंप्लीट हो गया। अंजलि ठीक है। हाँ, मंतशा भी ठीक है। सिमरन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एग्जाम्पलर से ही पूछ लीजिए। डायफ्राम रेस करता है, रिब्स मसल इंक्रीज करते हैं, डाउनवर्ड जाता है रिब्स के मसल्स। सिंपल सा आंसर था कि हमारा रिब्स जो है वो अपवर्ड मूवमेंट करता है और साथ में आउटवर्ड करता है। कल बताया था आप लोगों को, कई कई बार रिपीट करके बताया था। तो इसका ध्यान दिया कीजिए बच्चों, क्योंकि यही चीजें फिर हमको वो करेंगी, आगे चल के परेशानी क्रिएट करेंगे अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स बेसिकली क्या होते हैं बच्चों? वो वॉल्यूम्स, वो एयर जो हम अपने लंग्स में कंसिस्ट करते हैं अपने नॉर्मल एक्टिविटीज या नॉर्मल लाइफ साइकिल में। तो हम क्या कौन कौन सी गैसेस या कितने अमाउंट ऑफ गैसेस को एक्सचेंज करते हैं किस टाइम पर, वो हमारा क्या है, लंग वॉल्यूम बनाता है। जैसे हम नॉर्मली क्या गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, जब हमको सांस ज्यादा लेना है तो हम क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, ज्यादा सांस छोड़ना है तो क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, या हम ओवरऑल कितना गैस एक्सचेंज कर रहे हैं, ये सब हमको किसमें पढ़ना है, इसमें पढ़ना है बच्चों। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले हमारा टाइडल वॉल्यूम, थोड़ा सा जिगजैग वे में है बट ओके। सबसे पहले क्या है हमारा बच्चों, टाइडल वॉल्यूम है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो आप नॉर्मली सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं। जैसे हम अभी बोलते बोलते भी सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, आप पढ़ते पढ़ते सांस ले रहे हो, सांस छोड़, आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन आप सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो। तो वो जो नॉर्मल आप सांस लेते हो ना नॉर्मली, वो टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। ये करीब करीब कितना होता है बच्चों? 500 ml होता है, आधा लीटर के करीब में। ठीक है। एक एवरेज एडल्ट के अंदर 500 ml तक टाइडल वॉल्यूम होता है बच्चों। ठीक है। ये टाइडल वॉल्यूम को आपको कैसे करना है? सिंगल ब्रीथ में जो आप इनहेलेशन कर रहे हो या एक्सहेलेशन कर रहे हो, जो आप सांस ले रहे हो या सांस छोड़ रहे हो, वो सिंपली क्या है आपका टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। अब हम आते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सेकंड नंबर पे जो ऊपर की तरफ लिखा है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो है बच्चों जब हम नॉर्मली सांस ले करके उसके बाद खींच करके और कितना सांस ले सकते हैं। जैसे अभी हमने सांस लिया, ये हमारा टाइडल है। अब हम ये जो लंबा सा सांस खींचा ना हमने अभी, ये हमारा क्या था, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। एक नॉर्मल सांस लेने के बाद और कितना सांस हम खींच के ले सकते हैं, दैट कंपोज्ड ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सर ये पेन को ऑफ कर दो, मेरा ऑटोमेटिकली पेन हो जा रहा है। अच्छा, मैं ऑफ कर दूंगा तो फिर मैं लिखूंगा कैसे?
कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ी देर की बात है, बिकॉज आई हैव टू राइट ऑल्सो। तो बच्चों, जब नॉर्मली हम सांस लेते हैं तो हम आधा लीटर के करीब में लेते हैं, लेकिन जब हम खींच के सांस लेते हैं तो 4-5 गुना ज्यादा ले लेते हैं। 4-5 गुना इन द सेंस कि 500 ml का 4 to 5 टाइम्स। अब 500 ml का 4 to 5 टाइम्स कितना हुआ? 20,000 to 2,500 ml। इतना सांस आप खींच के और ले सकते हो। सोचो आपका लंग्स अभी कितनी जगह छोड़ के रखता है आपके लिए, कि नॉर्मल तो आप सांस ले रहे हो तो इतना ही 500 ml ही ले रहा है, लेकिन अभी इतनी जगह बचा के रखता है लंग्स कि आप चाहो तो खींच के भी सांस ले सकते हो। ठीक है बच्चों, होपफुली आप सब लोगों ने अपने घर बैठे बैठे जितना सांस खींच सकते हैं खींचा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था। नेक्स्ट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। या गुड सोनिया। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उस वॉल्यूम को कहते हैं जब हम नॉर्मली सांस छोड़ लेते हैं। जब नॉर्मली हम सांस छोड़ते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, उसके बाद फोर्सफुली कितना सांस और छोड़ सकते हैं। जैसे हमने एक, ये हमने नॉर्मल छोड़ा, और जो हम जो एक्स्ट्रा छोड़ पा रहे हैं, ठीक है, वो जो है वो क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद एक्स्ट्रा कितना सांस और छोड़ सकते हो, तो वो आपका क्या था? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके लंग्स में बचे गैसेस को, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में बचे गैसेस हैं, उनको भी निकाल देता है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट बच्चों। आई थिंक एक प्रॉब्लम हो गया बच्चों। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। लेट मी चेक दिस वाईफाई। ओके स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आवाज आ रही बच्चों? आ रहा है सब कुछ अभी? ओके। एक्चुअली क्या था, रैंडमली अपडेट मांग लिया, और अपडेट मांगने से सब कुछ ही खत्म हो गया। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। लास्ट आप लोगों ने कहाँ तक सुना था बच्चों? कौन सा वॉल्यूम हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था? एनीवन? हाँ, गुड मॉर्निंग। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ लिया था, एक्सपिरेटरी बताना है। चलिए ठीक है। एक्सपिरेटरी, हाँ स्नेहा कुछ कहना चाह रही क्या आप? बोलिए। सर आपको मैसेज नहीं जा रही? आया आपका मैसेज? नहीं अभी सर आया? आपका। अच्छा। अच्छा, मेरा आस्था आपको कुछ कहना है?
हेलो ऐसे ही हाथ खड़ा कर दिया क्या आस्था? सर। हाँ हेलो। सर वो आप पे हाँ मैसेज आपसे नहीं गुस्से कर में। रहा है कुछ भी। अच्छा, यस सर, जस्ट नहीं वेट जा रहा है वेट, चैट सब में। बच्चों का तो आया अभी। आया इंस्पिरेटरी रिजर्व। कई बच्चों ने कहा इंस्पिरेटरी। अच्छा रुक जाइए, हम वेट। फिर से लीव करके ज्वाइन करते हैं। नहीं नहीं ठीक है रुक जाओ। आएगा आएगा। होस्ट एंड को होस्ट कर रखा है मैंने, एक बार और कीजिए। मंतशा का भी आया, खुशी का भी आया, बाकी बच्चों का तो आ रहा है। ओके। और बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं। क्या आप लोग का भी नहीं आ रहा क्या? जिन बच्चों का नहीं आ रहा मैसेज, एक बार हैंड रेस कीजिए। वी हैव सो मैनी पार्टिसिपेंट्स। एक बार आप सब मैसेज कीजिए एनीथिंग, जिन बच्चों का नहीं आ रहा है। श्रेयांश का आ रहा है, खुशी का भी आ रहा है। खुशी खुश होके बोल रही मेरा तो जा रहा है सर, बाकी बच्चे जाए कहीं भी। रितु का भी आ रहा है, अनुष्का का भी आ रहा है, स्नेहा, अंजलि, सलोनी। एक बार आप लोग ना लीव करके फिर से आइए, मैं 1 मिनट वेट करता हूँ। हाँ मंतशा आ रहा है आपका, तान्या का भी आ रहा है, श्रेयांश। हाँ सिद्धार्थ का आ रहा है। बच्चों एक बार आप लोग लीव करके फिर से आ जाइए, ठीक है? बिकॉज मे बी देर इज प्रॉब्लम कि एक बार अचानक से वो हो जाने से, हिंड्रेंस क्रिएट होने से हो गया हो। बट ट्राई ट्राई टू डू दिस एनी हाउ। विल स्टार्ट विद द। ओके, आ गया आस्था आपका भी, पुलकित का भी आ रहा है, अंजलि ओके ओके ठीक है सबका आ रहा है, सबका आ रहा है, स्नेहा का भी आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उस वॉल्यूम को बोलते हैं बच्चों, जो वॉल्यूम हम नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद, जैसे हमने सांस लिया तो सांस छोड़ने के बाद, ये सांस छोड़ा, सांस छोड़ने के बाद फोर्सफुली जान लगाकर कितना और सांस छोड़ सकते हो, वो तुम्हारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो नॉर्मली जो आपने सांस छोड़ा था वो 500 ml था, ठीक है? नॉर्मल जो आपने सांस लिया था वो भी 500 ml था। तो नॉर्मल के मुकाबले जब आपको फोर्सफुल सांस लेना हुआ तो आपने उसका 5 गुना लिया या 4 गुना लिया। तो इट इज 2000 टू 2500 ml। लेकिन जब आपको सांस छोड़ना हुआ तो आप उसका सिर्फ 2 गुना ही छोड़ पाए, इसीलिए आप सांस ज्यादा नहीं छोड़ सकते। हाँ अब सबका आ रहा है बच्चों, ठीक है गुड। रेसिडुअल वॉल्यूम उसको बोलते हैं कि तुम कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी कोशिश कर लो पूरा सांस छोड़ने का, ठीक है? इफ यू आर लीविंग ऑल द एयर फ्रॉम द लंग्स बाय ट्राइंग ईच एंड एवरी फोर्स, तब भी आपके लंग्स में कुछ एयर रह जाती है। वो एयर इसलिए है क्योंकि लंग्स बहुत पतला सा स्ट्रक्चर है। अगर उसमें एयर नहीं बाची बची रहेंगी थोड़ी बहुत, तो वहां पर क्या होगा कि लंग्स का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा। लंग्स फ्लैसिड हो जाएंगे, चिपक जाएंगे एक दूसरे में, श्रिंक हो जाएंगे। तो लंग्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कुछ एयर हमेशा लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। उसको कितना भी चाहो तुम फोर्सफुली निकालना, वो नहीं निकल सकता। वो नेचुरली उसके अंदर इनबिल्ट है और वो ब्रेन उसको निकलने नहीं देगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस वॉल्यूम को हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं बच्चों। कोई बच्चा बता सकता है कितना होता है रेसिडुअल वॉल्यूम? दिस इज ऑल्सो अप्रॉक्स 1 लीटर। ये भी 1 लीटर के करीब में होता है, ठीक है बच्चों? हाँ दिस इज अप्रॉक्स 1 लीटर। बुक के हिसाब से 1100 टू 1200 ml मान सकते हैं, ठीक है? तो लेस और मोर वी आर नियर बाई 1 लीटर। तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में हमेशा रहेगा। हमेशा इसलिए रहेगा ताकि क्या है, आपके लंग्स का स्ट्रक्चर बना रहे, आपके लंग्स के स्ट्रक्चर का मेंटेनेंस रहे, ठीक है? जैसे मान लो एक गुब्बारा ही है, उस गुब्बारे में अगर आपको फुल स्ट्रक्चर देखना है तो थोड़ा एयर तो रखना पड़ेगा उसमें। अगर बिल्कुल ही उसमें से, बलून में से एयर निकाल दोगे आप, तो बलून कैसे हो जाएगा? पिचक जाएगा, ठीक है? और सब लेयर्स एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, तो वहां पर तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसी वजह से हाँ ओके, हम एक बार में कितना एयर इनहेल कर सकते हैं?
स्नेहा तुम्हारे हिसाब से मुझे लगता है कि 200-400 ml कर ही लेती होगी। हाँ, और अगर अगर आपको नापना है कि कितना कर सकते हैं तो 2000 प्लस 500 कर लीजिए। 2500 प्लस 500 कर लीजिए, तो 2500 से 3000 ml आप टोटल एयर इनहेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। कोई बच्चा हैंड रेस कर रहा था, कुछ पूछना है क्या किसी को? ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। तो बच्चों अभी तक हमने चार पढ़ा, अभी तक हमने चार पर्टिकुलर कैपेसिटीज पढ़ी। पहला, नॉर्मल सांस लेना या नॉर्मल सांस छोड़ना, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद फोर्सफुली, नॉर्मल सांस लेने के बाद फोर्सफुली कितना सांस ले सकते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद फोर्सफुली कितना सांस छोड़ सकते हैं, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब फोर्सफुली सांस छोड़ने के बाद भी जो एयर लंग्स में रह जाता है उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अब दो कैपेसिटीज और हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हालांकि वो सिंपल सा है। अगर कोई पूछ ले इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब जितना आपने नॉर्मल सांस लिया वो, और जितना आपने फोर्सफुल सांस लिया। तो टीवी प्लस आईआरवी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो आप कैलकुलेट कर दोगे तो आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पता चल जाएगी। इसी तरह अगर कोई पूछ ले कि आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है, तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मतलब टाइडल वॉल्यूम जो जितना आपने सांस छोड़ा प्लस फोर्सफुल जितना आप छोड़ सकते हैं, ईआरवी। तो जितना नॉर्मल आपने छोड़ा और जितना फोर्सफुल आपने छोड़ा दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी निकल जाएगी। अब बच्चों आप लोग कैलकुलेट करके बताइए एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी। गुड सिमरन। रितु मैं अभी रिपीट करता हूँ एक बार, एक बार करता हूँ। श्रेयांश इंस्पिरेटरी नहीं पूछा है, एक्सपिरेटरी, एक्सपिरेटरी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी? हाँ आस्था ठीक है। पुलकित 2000 ज्यादा हो गया। अनामिका ठीक है। सोनिया वैल्यू बताइए, वो तो मैंने भी लिखा है टीवी प्लस ईआरवी। अंजलि ठीक है, पुलकित ठीक है, अभी श्रेयांश सब ठीक है। तो बच्चों ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए ऋतु, क्या होता है कि जब आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात हो तो कोई आपसे पूछे अगर कि तुम टोटल कितना सांस ले सकते हो या टोटल कितना सांस छोड़ सकते हो, तो तुम क्या करोगे? पहले नॉर्मल लोगे, उसके बाद फोर्सफुल लोगे, यही तो तुम टोटल सांस ले सकते हो। या अगर कोई पूछे कि आप टोटल कितना सांस छोड़ सकते हैं, तो आप नॉर्मली जो सांस छोड़ते हैं वो छोड़ेंगे, उसके बाद फोर्सफुल जितना छोड़ सकते हैं वो छोड़ेंगे। तो नॉर्मल जो आपने सांस छोड़ा वो आपका टाइडल वॉल्यूम है, या जो नॉर्मल आपने सांस लिया वो टाइडल वॉल्यूम था, और जो फोर्सफुल आपने सांस लिया या सांस छोड़ा वो आपका आईआरवी है या फिर ईआरवी है। तो नाम से ही तो क्लियर है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब तुम्हारे अंदर कितनी कैपेसिटी है सांस लेने की। कोई भी पूछ ले तो भाई मेरे अंदर जितनी कैपेसिटी है हम क्या बताएंगे, नॉर्मल सांस लोगे और जितना फोर्सफुल ले सकते हो वो लोगे। कोई पूछे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, तो कितना आप टोटल सांस छोड़ सकते हो वो कैपेसिटी बताइए। समझ में आ गया सभी बच्चों को? हैंड रेस कर दीजिए। मंतशा, आपने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बता दिया। हाँ ऋतु ठीक है। ऋतु 2500 नहीं, हाँ मंतशा 3000 नहीं होगा, वो एक्सपिरेटरी। ओके ओके बच्चों, गुड। So students, we have learned about certain capacities. 25,000 मंतशा, वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। आई आर, अगर तुमसे कोई आईसी पूछ ले इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तब आप 2500 या 3000 बोलोगे। हमने आपसे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पूछा था, तो आपको ये प्लस करना था और उसके साथ ये प्लस करना था, या ये भी प्लस कर सकते थे। अगेन 2500 नहीं मंतशा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी 2500 नहीं होगा ना। हाँ अभी ठीक है, गुड।
अब बच्चों वाइटल कैपेसिटी, इसको समझना बहुत ध्यान से, हैंड डाउन कर लीजिए आप लोग, इसको समझना बहुत जरूरी है। All of you puts your hand down just right now. अंशु, पुलकित, क्या हुआ भाई, क्यों हैंड रेस कर रखा है? अच्छा ठीक है। हाँ बच्चों देखिए, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल मतलब जरूरी कैपेसिटीज। तुम एक बार फुल्ली फोर्सफुली सांस छोड़ने के बाद कितना टोटल सांस ले सकते हो, वो आपका वाइटल कैपेसिटी है। कि आप एक बार में फोर्सफुली सांस छोड़ने के बाद, ईआरवी छोड़ने के बाद कितना सांस आप ले सकते हो, टीवी प्लस आईआरवी, वो क्या कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, हाँ वाइटल कैपेसिटी 4000 से 4500 या 4600 के अराउंड लाई करेगा। तो बच्चों देखो, आपने फोर्सफुली कितना सांस छोड़ा, 1000 टू 1100, ये इतना फोर्सफुली सांस छोड़े। नॉर्मल सांस कितना लिया उसके बाद, 500, और उसके बाद फोर्सफुली कितना सांस ले पाया, तो 2000 या 2500 के अराउंड। तीनों को कैलकुलेट कीजिए बच्चों, कितना आएगा आपका वाइटल कैपेसिटी। सिमरन ने आंसर दे दिया, वाइटल कैपेसिटी, हाँ अंजलि ठीक है, श्रेयांश का भी ठीक है, सोनिया का भी ठीक है, पुलकित ओके, रितु बहुत कम हो रहा है, एक बार देखिए जरा, आस्था तुम्हारा तो बहुत ही कम हो गया, मंतशा ठीक है, थोड़ा सा और बढ़िए, आदित्य थोड़ा और बढ़िए, आपने बिल्कुल मिनिमम कैपेसिटी लिया है सबका, 500, 1000, 2000 जोड़ा आपने। अगर आप एकदम मिनिमम ले रहे हैं तो मिनिमम टू मैक्सिमम बताइए, जैसे 3.5 से लेके आप थोड़ा आगे बढ़िए। ठीक है, तो आप इसको भी जोड़ लीजिए, 2500 प्लस 500 प्लस 1100, 4.1 बता सकते हैं, तो इतना हो सकता है। ठीक है, हाँ ओके बच्चों, सो द एक्यूरेट वॉल्यूम विल बी लाई बिटवीन 3.5 लीटर टू 4.1 लीटर, दैट इज नोन एज योर वाइटल कैपेसिटी। हाँ रितु स्नेहा ओके गुड। सो बच्चों ये हमारा क्या था, वाइटल कैपेसिटी है। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि सर हमने वाइटल कैपेसिटी क्यों जोड़ा, सॉरी वाइटल कैपेसिटी में ईआरवी क्यों जोड़ा, ईआरवी तो हमारे लंग्स के अंदर नहीं है ना सर, लंग्स के अंदर क्या जा रहा है, टाइडल वॉल्यूम और जो हम सांस ले रहे हैं वो, तो हमने ईआरवी क्यों जोड़ा वाइटल कैपेसिटी में, वो तो निकल गया ना सांस, वो तो वो एयर है जो निकल चुका है, और ऑब्वियस सी बात है, जेन्युइन क्वेश्चन है। लेकिन बच्चों जब आप एक बार सांस छोड़ देते हो, तो सांस में आपने मेनली कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया या जो भी गैसेस छोड़ दिया, सांस छोड़ने के बाद भी आपके एयर में ब्लड से वो जो आपने सांस छोड़ा है ना फिर से आ जाता है, तो ईआरवी हमेशा आपके लंग्स में तैयार रहता है। आप एक बार सांस छोड़ने के बाद फिर दोबारा भी सांस छोड़ सकते हो तुरंत, क्यों, क्योंकि वो लंग्स में आ चुका है, तो लंग्स में ये पहले से प्रेजेंट है ईआरवी आपके छोड़ने के बाद भी, प्लस जो आपने अभी नॉर्मल सांस लिया वो, फिर आपने जो फोर्सफुल सांस लिया वो, तब जाके वाइटल कैपेसिटी बनती है आपकी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जो रेगुलर एक्सचेंज हो सकती है, वो कैपेसिटीज जो रेगुलर एक्सचेंज हो सकती है एक सिंगल ब्रीथ में। एक सांस में आप मैक्सिमम कितना एयर एक्सचेंज कर सकते हो, तो पहले पूरा सांस छोड़ सकते हो, उसके बाद फुल्ली सांस ले सकते हो, यही तो आप एक्सचेंज कर सकते हो टोटल। तो दिस कुड बी योर वाइटल कैपेसिटी, अंडरस्टूड? हाँ समझ में आ गया बच्चों सबको, हैंड रेस कीजिए। मात्र 10 बच्चों को समझ में आया, अच्छा 13 बच्चे हो गए, 14, 15, 16, चलिए 30 स्टूडेंट में से 17 बच्चे ने हाथ रेस किया, तो बाकी बच्चे पता नहीं सो गए हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, हैंड्स डाउन कर लीजिए, 20 तक पहुंच गए हैं आप लोग। ठीक है, अगले इलेक्शन में आप ही खड़े होंगे, पूर्ण बहुमत बना रहे हैं आप लोग। एक बार फिर से, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ, एक टोटल मतलब एक सिंगल सांस में, जो एक सिंगल आप ब्रीदिंग करते हैं
उसमें टोटल कितना एयर का सर्कुलेशन किया आपने, वो आपका वाइटल कैपेसिटी है। तो टोटल कितना सांस सर्कुलेट कर सकते हो? एक बार सांस छोड़िए, लीजिए, एक्सपिरेशन किया, इंस्पिरेशन किया, इंस्पिरेशन किया, एक्सपिरेशन किया, तो टोटल एक बार में आपने 4000 लीटर के करीब में सांस का एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर आप जान लगा करके सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं तो। ठीक है, हाँ मेजोरिटी मिल गई। दही चूरा खाने चले गए सब, अरे सब बच्चे। ठीक है, किसने कहा था एक बार रिपीट? क्या नाम था बच्चे का? अनामिका, गॉट इट और नॉट? अनामिका, ओके। बच्चों कुछ कैपेसिटीज और है जैसे मैं बता देता हूं, पहले ये पढ़ लेते हैं कि वाइटल कैपेसिटी जो है बच्चों, ये वैरी करता है जेंडर के साथ, एज के साथ और बॉडी बिल्ड के साथ। बॉडी मस्कुलर बिल्डअप अच्छा है तो ज्यादा वाइटल कैपेसिटी होगी, एज ज्यादा हो गई है तो वाइटल कैपेसिटी कम होगी। मेल्स में यूजुअली वाइटल कैपेसिटी ज्यादा होती है, फीमेल्स में कम होती है। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एज के बढ़ने के साथ साथ वाइटल कैपेसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। बॉडी बिल्डिंग के बढ़ने के साथ साथ वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज होगी। और जेंडर में मेल्स में ज्यादा होगा और फीमेल्स में वाइटल कैपेसिटी कम होता है। ठीक है, अराउंड 1000 का मतलब वो हो सकता है, गैप हो सकता है मेल्स और फीमेल्स के बीच में। ठीक है बच्चों, नाउ वाइटल कैपेसिटी को मेजर करके हम कई सारे रेस्पिरेटरी ऑर्डर्स या डिसऑर्डर्स को बारे में पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई इनका लंग्स में प्रॉपर मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, एयर एयर अगर आपके लंग्स में 4000 या 3500 से कम अमाउंट ऑफ एयर आ रहे हैं या जा रहे हैं, नॉर्मल है। अगर आपका लंग्स हेल्दी है तो इतना नहीं होना चाहिए, इतना कम नहीं होना चाहिए। तो लंग्स में कुछ ना कुछ क्या है? डिसऑर्डर है। ठीक है, अब तो मशीन आ गई है जिसमें हम ऑक्सीजन लेवल नाप लेते हैं ब्लड के अंदर, तो उसी से पता चल जाता है कि हाँ भाई आपके अंदर एयर अमाउंट सही एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, नहीं तो पहले स्पाइरोमीटर करके एक मशीन आती थी, अभी भी आती है, जिससे हम बहुत मतलब आप जाओगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर एक मशीन में कहेंगे जितना जान लगा के खांस सकते हो खांसिए उसमें। खांसने का मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आपको फूकने को कहेंगे, पता नहीं आप पैराशूट बन के उड़ जाओ वहीं पर, इसीलिए कहते हैं खांसिए। जितना आप खांसते हो, फिर जितना सांस लेते हो, फिर खांसते हो, तो वो आपका वाइटल कैपेसिटी नाप रहा होता है। फिर वो आपको बताता है कि आपका लंग्स अच्छा है या बीमार है। ठीक है, हाँ मेल्स में हर चीज ज्यादा ही होता है, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी ज्यादा नहीं होती है मेल्स के अंदर। मेल्स आर वेरी डाइवर्सिफाइड वैरायटी, फीमेल्स में कंसिस्टेंसी ज्यादा है, मतलब काम के प्रति लगन ज्यादा होता है किसी भी। अब बच्चों दो वॉल्यूम और रह गए हैं, एक है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। नाम से क्या होता है, नाम से क्या पता चल? रेसिडुअल मतलब बचा रह जाना, फंक्शनल मतलब नॉर्मल फंक्शन के बाद। तो नॉर्मल फंक्शन के बाद या नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद आपके लंग्स में जो गैस बच रही है वो क्या है? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। जैसे आपने नॉर्मल सांस लिया, नॉर्मल सांस छोड़ दिया, तो नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद आपके लंग्स में जो भी गैस बच रही है वो क्या है? आपका फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद कौन कौन सी गैसेस आपके अंदर बच रही है, तो आप तुरंत बोल दोगे कि एक तो वो गैस बच रही है जिसको हम फोर्सफुली छोड़ सकते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक वो गैस बच रही है जिसको दुनिया का कोई ताकत भी नहीं निकाल सकता, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो एक एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बच रहा है और एक रेसिडुअल वॉल्यूम बच रहा है। एक को हम चाहे तो फोर्सफुली निकाल सकते हैं और एक को हम चाहे तो नहीं निकाल सकते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कितना हो सकता है बच्चों, बताइए आप लोग। सिमरन का आंसर आ गया है, ठीक है। मंतशा, आस्था का भी ठीक है, अंजलि ठीक है।
कुछ बच्चे मैक्सिमम वाला वैल्यू बता रहे हैं, कुछ मिनिमम वाला बता रहे हैं, हालांकि दोनों सही है। श्रेयांश ने दोनों बता दिया, मिनिमम टू मैक्सिमम। अंजलि का ठीक है। पुलकित 75% बोल के गायब हो गया, हालांकि 75% नहीं होता है। कुछ और सोचिए। सलोनी 5100, इतना ज्यादा। 2100 लिखना चाह रही होगी वो, उसका ऐसे लिखा गया 5100। बाकी तो किसका सही है? स्नेहा का ठीक है, सोनिया का ठीक है, कोमल ठीक, काव्यांजलि ओके। सो सबने सही आंसर दिया बच्चों, ठीक है। तो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम को अगर कोई डिफाइन करने को कहे तो कौन सा वॉल्यूम बच्चों? वो वॉल्यूम जो हमने नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद आपके लंग्स में छोड़ दिया। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जो लंग्स के अंदर बचा हुआ वॉल्यूम है वो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। अगर कभी वॉल्यूम की जगह कैपेसिटी आ गई बच्चों तो भी घबराइएगा मत, ठीक है। इस अगर इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के अलावा कुछ और कैपेसिटी, जैसे मान लो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम की जगह फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आ गई तो भी वही चीज होगी, ठीक है, यहां पर इस केस में। ओके रितु, ठीक है ठीक है, हाँ। नाउ द लास्ट वन इज टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये तो तुम लोग बताओ हमको सोच के। टोटल लंग्स कैपेसिटी, तुम्हारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी क्या है? एकदम टोटल, जो नॉर्मल आप एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल जो गैसेस आपके लंग्स में रह सकती हैं एक टाइम में, वो आपकी वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है। नॉर्मल जो गैसेस जो आपके एक्सचेंज और इनहेल और एक्सहेल में लगती हैं वो आपकी वाइटल कैपेसिटी है। तो वाइटल कैपेसिटी प्लस, और एक गैस ऐसी है जो एक्सचेंज नहीं होती, हमेशा लंग्स में रहती है, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम इज कंबाइंडली फॉर्म योर टोटल लंग कैपेसिटी। अंजलि का ठीक है, सोनिया का भी ठीक है, रितु नहीं, 2800 कैसे हो? हाँ पुलकित ठीक है, अंजलि ठीक है, काव्यांजलि थोड़ा और ऊपर आइए। मंतशा 5 लीटर के अप्रॉक्स, चलिए ठीक है। आदित्य ठीक है, आप मैक्सिमम पे हैं लेकिन फिर भी ठीक है। श्रेयांश ओके, अंजलि ठीक है, सिमरन ठीक है, खुशी, खुशी क्वेश्चन मार्क क्यों दिया है तुमने? फिर से समझना है क्या उसको? 5200 सलोनी। खुशी ने 10,000 लिखा है, अरे नहीं खुशी, 10,000 बहुत ज्यादा हो गया। कोमल 8100, अरे नहीं। पलक 1500, नहीं भाई। वाइटल कैपेसिटी कितनी है? वाइटल कैपेसिटी आपकी 4000 के करीब में आई थी, और ये आरवी कितना है? 1000 के करीब में है, या 1100 के करीब में है। तो आपका 5 से 5.5 लीटर के करीब में आएगा टोटल, जो भी होगा। तो आपका लंग्स का टोटल वॉल्यूम 5.5 या 5 लीटर के करीब में ही होता है, ठीक है बच्चों। मैक्सिमम किसी का होगा तो 6 लीटर होगा। पुलकित तो पिटेगा मेरे से। रितु 5.3, स्नेहा 52। Okay, बच्चों, so let me take the screenshot of this. So students, we have got certain capacities. टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल सांस लेना, मैं रिपीट कर रहा हूं, बीच में कोई भी एकदम नहीं बोलना है, नहीं टाइप करना है, सिर्फ ध्यान लगा के सुनिए, मैं एक बार फाइनल रिवीजन दे रहा हूं। टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल सांस लेना या नॉर्मल सांस छोड़ना। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल सांस लेने के बाद फोर्सफुली कितना सांस ले सकते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद फोर्सफुली कितना सांस हम छोड़ सकते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम, फोर्सफुली सांस छोड़ने के बाद हमारे लंग्स के अंदर और कितना सांस रह जाता है, और कितना एयर रह जाता है, जो हम कभी भी नहीं निकाल सकते, इसलिए क्योंकि वो अगर निकल गया तो लंग्स का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। वाइटल कैपेसिटी, एक सिंगल ब्रीथ में हम लोग कितना टोटल एयर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसमें फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद हम नॉर्मल इंस्पिरेशन प्लस फोर्सफुल इंस्पिरेशन लेते हैं, मतलब एक बार पूरी तरह सांस छोड़ने के बाद
हम नॉर्मल जो सांस लिए और उसके बाद खींच के जो सांस लिए वो कंबाइंड कर देंगे तो हमारा वाइटल कैपेसिटी आ जाएगा। इसके बाद आता है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम होता है जो हम नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद क्या करते हैं, जो हमारे एयर लंग्स के अंदर एयर रह जाता है। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जो एयर आपके लंग्स के अंदर रह गया वो आपका फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। इसके बाद आता है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी जो होता है इसका मतलब एक वाइटल कैपेसिटी, कंबाइंड एक वाइटल कैपेसिटी जो आपके लंग्स में टोटल एयर का एक्सचेंज हुआ, प्लस वो गैस जो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं की, जो लंग्स में पहले से ही थी, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपके टोटल लंग्स की कैपेसिटी आ जाएगी। फिर दो चीजें और हमने पढ़ी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जो कि आपने टोटल अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में लिया, टोटल मतलब नॉर्मल प्लस फोर्सफुल। इसी तरह एक्सपिरेटरी कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जो आपने टोटल एयर क्या किया, एक्सहेल किया, नॉर्मल प्लस फोर्सफुल। सो स्टूडेंट्स, इसको स्टॉप करते हैं शेयरिंग करने से। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, लिसन केयरफुली, कोई बच्चे ने मैसेज किया, एफईबी क्या है? फंक्शन एफईबी का फुल फॉर्म बताओ। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम में ईआरवी प्लस आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम दोनों आता है। और रेसिडुअल वॉल्यूम सिर्फ वो वॉल्यूम है अनामिका जो कि आप कभी भी नहीं एक्सहेल कर सकते, जबकि फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम में वो वॉल्यूम आता है जो एक वॉल्यूम वो जो फोर्सफुल एक्सहेल किया जा सकता है और एक वो जो नहीं किया जा सकता। फोर्स रेस्पिरेटरी वॉल्यूम वो भी आप वही कह सकते हैं, एफ आर बी बोलना तो एफ ई बी बोलना, मुझे फेविकोल समझ में आ रहा है। फोर्स रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ही कह एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ही कह सकते हैं, ठीक है। FEV, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज आल्सो नोन एज फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। बच्चों एक क्वेश्चन है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो 2000 जिसका क्या है ERV है और 3200 ml उसका IRV है, और नॉर्मली वो जो सांस लेता है जैसे टीवी इज इक्वल टू 800 ml, ठीक है। उसका वाइटल कैपेसिटी बताइए आप लोग। ओके गुड। सबसे पहला आंसर मंतशा, श्रेयांश, अंजलि, सिमरन ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अनामिका ठीक है, आस्था ठीक, अंजलि ठीक है, श्रेयांश हाँ बहुत ज्यादा। मैंने इसीलिए ना कोमल का भी ठीक है, सोनिया का भी ठीक है, सलोनी ओके, पलक गुड, ठीक है, सबका सही, गुड। So almost you have captured the main concept behind this. So students, uh, we now we are going to come on our yesterday's PPT. कल हमने कहा था पढ़ा था बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ लिया था। ये वॉल्यूम्स तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। अब हम गैसियस एक्सचेंज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों।
ठीक है, और ये पढ़ना और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो बच्चों ये कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोगों ने वॉल्यूम सिंसियरली समझा है, थोड़ा सा दिमाग लगाने से ये भी समझ में आएगा। तो थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाइए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, एक कंसेप्ट ये जानिए कि गैसेस हमेशा क्या करती हैं, अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक पूरा चार्ट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट दिया हुआ है इसको लेकर के, तो उससे लेके के आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है बच्चों? एनीवन? 100? हाँ बच्चों, 150, 104 कौन बोला? 159 होता है, 159 होता है बच्चों। ठीक है, और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है? 104 होता है। ओके अमरिंदर, सोनिया, ठीक है। मैं बस एक आप लोग को डेटा दे रहा हूं। ब्लड के अंदर पहले पहले जब ब्लड के पास ऑक्सीजन नहीं होता है, उस टाइम ब्लड के अंदर, इसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? कितना होता है? 40 होता है बच्चों। और जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन ले लेता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, उस टाइम ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है बच्चों? दैट इज अप्रॉक्स 95 हो जाता है। और टिश्यू के पास जाता है तो टिश्यू के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? अराउंड 40 के करीब में होता है। ठीक है, इसी तरह टिश्यू से अगर सेल में जाएगा तो सेल के पास 20 से 10 के बीच में रेंज कर सकता है। अब बच्चों, तुम्हारे सामने एक डेटा खुला हुआ है। तुम्हें अब अगर कोई पूछे कि तुमने जो ऑक्सीजन लिया, वो ऑक्सीजन किस तरीके से तुम्हारे बॉडी ऑर्गन या बॉडी सेल में पहुंच गया, तब तुमको कुछ नहीं करना है, ये एक डेटा है, इसको याद रखना है। तुम कहोगे पहले तो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर बाहर ज्यादा था और हमारे अंदर कम था, तो ऑक्सीजन अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो की तरफ मूव कर गया और वो लंग्स में आ गया। अब लंग्स के पास अगल बगल ब्लड थी, एल्विलाई के अगल बगल बहुत सारे ब्लड थे, तो ब्लड में ऑक्सीजन ने देखा कि मेरा पार्शियल प्रेशर बहुत कम है, 40 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन लंग्स से कहां कूद गया? ब्लड में कूद गया। ठीक है, और ब्लड गया कहां पर? पूरे बॉडी ऑर्गन्स, पूरे बॉडी टिश्यूज में गया। तो बॉडी टिश्यूज में ब्लड ने देखा कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ही कम है, तो ऑक्सीजन अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कूद गया। फिर टिश्यू के पास जो अगल बगल सेल थे उनके अंदर और प्रेशर कम था, तो ऑक्सीजन टिश्यू से कहाँ भाग गया? सेल में भाग गया। फिर सेल ने उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया और क्या बना लिया? एनर्जी बनाई और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। यूनिट mmHg होगा। और कितना देर क्लास चलेगा? मेरा फोन का बैटरी लो हो चुका है। बच्चे क्लास तो अभी चलेगा, ये कम से कम 15 से 20 मिनट तो अभी चलेगा क्लास। ठीक है, तो देखिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। As you all know that gases will always move from its higher partial pressure to lower partial pressure. मैं इसलिए partial pressure का यूज कर रहा हूं क्योंकि हम एक गैस की बात कर रहे हैं। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ गैस होता तो हम सिर्फ प्रेशर लेते। ठीक है, कंसेप्ट सेम होगा कि गैसेस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही मूव करेंगी। अब तुमको प्रेशर का वैल्यू बता दिया गया,
कि एटमॉस्फेयर में इतना प्रेशर है, हमारे अंदर इतना प्रेशर है लंग्स में, लंग्स में इतना प्रेशर है, ब्लड में इतना प्रेशर है और टिश्यू में इतना है। अब तुमको कुछ नहीं करना है, अब बताना है कि एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, लंग्स में कम है, इसीलिए ऑक्सीजन लंग्स में मूव किया। लंग्स में ज्यादा है, ब्लड में कम है, इसीलिए लंग्स से ब्लड में मूव किया। ब्लड में ज्यादा था और टिश्यू में कम था, इसीलिए ब्लड से। ये कौन है भाई? कौन है भाई? जब बेवकूफ बच्चे हैं। कौन है ये? कौन है भाई साहब ये? मुस्कान। ओके, आई विल कंप्लेन अबाउट एनी मुस्कान। विवेक यादव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ओके ओके, आई विल जस्ट। जो भी है भाई, मुस्कान नाम से वी विल देखते हैं पेरेंट्स से बात करके कौन है ये। चलिए बच्चों, so we have to see this that the gases will move from its higher partial pressure to lower partial pressure. So within the atmosphere, partial pressure is high, lungs partial pressure is low, and deoxygenated blood partial pressure is more low. तो इस तरीके से ऑक्सीजन आगे बढ़ता गया और कहाँ फाइनली पहुंच गया? सेल में पहुंच गया, जहां पर उसकी मुलाकात किससे हुई? ग्लूकोज से हुई। और ग्लूकोज से मुलाकात होने के बाद उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर ग्लूकोज से मुलाकात होने के बाद क्या हुआ? एटीपी बना, एटीपी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, वो आपके टिश्यू में उसका पार्शियल प्रेशर 45 था। कितना था? 45 था विद इन द टिश्यू, क्योंकि बनता जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तो। और जो अब उसके अगल बगल ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। रंजीत कौन है? अरे कौन है भाई? इसका कोई ऑप्शन नहीं होता क्या? सारे जानवर यही भरे पड़े हैं सब। अरे जाओ भाई, जंगल सूने पड़े हैं तुम लोगों के चक्कर में, वहां जाके कलाकारी दिखाओ। कैसे ऑफ होगा ये? अब ये रंजीत कौन आ गया? हाँ, ये है कौन रंजीत? ओके, रंजीत जी ठीक है, मिलते हैं आपसे बाद में। निकाल दिया। और कौन था? मुस्कान कौन है? रंजीत को तो निकाल दिया। हाँ सेठ, बताइए सिद्धार्थ। सर वो मुस्कान कुमारी अपना नाम चेंज कर लिया, रंजीत। अच्छा, मुस्कान कुमारी चेंज कर लिया। हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ, आई विल सी इट।
मैं देखता हूँ, मैं नाम लिख लेता हूँ ताकि मैं भूलूं ना। मैं इसको देखता हूँ जूम की सेटिंग में, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं ऑफ ही करूंगा। बट ओके, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों, ठीक है? यानी कहाँ से रिलेवेंट कंटेंट आ जाते हैं यार पढ़ाते टाइम। टिश्यू में बच्चों 45 कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है। वायुष कौन आ गया? टिश्यू में 45 होता है बच्चों, किसका कंटेंट? ऑक्सीजन का कंटेंट होता है। समझ रहे हैं, वही है जो भी है। तो टिश्यू के अंदर 45 है और टिश्यू के अगल बगल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट सिर्फ 40 होता है। तो अब टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आता है और ब्लड में आते ही वो ब्लड कैसा हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना हो जाता है बच्चों? पार्शियल प्रेशर विल बिकम 45, ठीक है? तो पार्शियल प्रेशर इसका कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और एक बार पार्शियल प्रेशर 45 हो गया बच्चों, सो वी विल गेट, हाँ आस्था बताइए। हम्म। सर सर हाँ, ये लोग को रिमूव कर दीजिए, ये लोग अपने क्लास का नहीं है, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, लोग बार बार स्केच चला दे रहा है लोग। कौन कौन है ये? तो ये फिर से ज्वाइन हो जाएगा। आयुष है, रंजीत है, ये लोग को रिमूव कर दीजिए, फिर ज्वाइन नहीं हो पाएगा ये लोग का। रंजीत नाम से तो कोई है ही नहीं, था नहीं, वो बताया था। एनी हाउ, आयुष को तो मैंने रिमूव कर दिया। एनी हाउ, आई विल सी देम लेटर ऑन। सो स्टूडेंट्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 45 हो जाता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है? लंग्स के पास जाता है और लंग्स का प्रेशर कितना होता है? अगेन 40 होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम ब्लड टू लंग्स। और एटमॉस्फेयर में कितना होता है बच्चों? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना होता है? 0.3 होता है। गुड। एटमॉस्फेयर में 0.3 होता है जिसके वजह से 40 से कहाँ चला जाता है? मतलब लंग से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एटमॉस्फेयर में चला जाता है। दैट्स हाउ एक्सपिरेशन या एक्सलेशन अकर्स। ठीक है बच्चों? हाँ, 0.3 होता है। So we got certain type of gases. The very first gas is oxygen, जो जिसका पार्शियल प्रेशर एयर से लेकर के सेल तक घटता जा रहा था, जिसके वजह से ऑक्सीजन आगे बढ़ता चला जा रहा था। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के केस में उल्टा हो रहा है, सेल में ज्यादा है, टिश्यू में कम है, ब्लड में और कम है, और ब्लड से फिर लंग्स में कम है, लंग्स से एटमॉस्फेयर में कम है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बच्चों। ठीक है? अब हम बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, ये बताएंगे आप लोगों को। रिकॉर्डिंग रूम में अवेलेबल रहेगा? हाँ हाँ बच्चे, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। ओके, इट्स ओके निश्चय, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का है वो यहाँ पर पूरा होता है कि हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का प्रेशर लंग्स में ज्यादा है, ब्लड में कम है, फिर ब्लड में गया ऑक्सीजन, ब्लड में जाने के बाद उसको टिश्यू मिला, टिश्यू में और भी कम था पार्शियल प्रेशर, तो वो टिश्यू में कूद गया, फिर टिश्यू से सेल में चला गया। इसी तरह सेल में ज्यादा बना कार्बन डाइऑक्साइड, सेल से टिश्यू में गया, टिश्यू में ज्यादा हुआ तो ब्लड में कम था तो टिश्यू से ब्लड में आ गया, ब्लड जब लंग्स के पास आया तो देखा कि लंग्स के पास और भी कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, तो ब्लड कहाँ पे
कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, लंग्स को दे देगा। अब जैसे ही लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड आया, एटमॉस्फेयर में देखा कि एटमॉस्फेयर में और कम है, तो आपने जब एक्सपेलेशन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो गया। तो इसी तरह से बॉडी ने अपने आप को इस तरह से बनाया है कि आपका जो मैकेनिज्म है बच्चों, वो आपको अलाउ करता है कि आप ऑक्सीजन को इंटेक करें अप टू सेल्यूलर लेवल, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनाया गया है वो इस लेवल पे बनाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सहेल करें अप टू एटमॉस्फेरिक लेवल। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चों? हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ओके। श्रेयांश या सिद्धार्थ, एक बार आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए तो कुछ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिसेबल किया है, शायद हो सकता है अब हो रहा है कुछ। नहीं, ठीक है, ओके। एक्चुअली हाँ, वो मैंने मेरे से ही नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक है, दिस इज नेसेसरी, ये करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि ये भी है ऑप्शन। ये सब चीजें सभ्य बच्चों के लिए। हाँ, ठीक है। सो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इस तरह से मैन्युफैक्चर किया गया है, इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज किया गया है आपके बॉडी में, जिसके हेल्प से वो आपको ऑक्सीजन या तो इनहेल कराएगा या तो एक्सहेल कराएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेरिक एयर के बाद वाला रिपीट कर दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड में एटमॉस्फेयर में 0.3% है और लंग्स में 40% है। ठीक है, या 40 mmHg है और एटमॉस्फेयर में 0.3 mmHg है। तो लंग्स में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और एटमॉस्फेयर में कम है, तो अगेन लंग्स का प्रेशर ज्यादा होगा और एटमॉस्फेयर का कम होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब हम एक ऐसी चीज बताने जा रहे हैं बच्चों, जहां पर आप लोगों को ये पता होगा कि भाई कितना एयर हम इनहेल करते हैं एक्चुअल में, और कौन कौन सी परसेंटेज में करते हैं, और कितना एयर हम एक्सहेल करते हैं और किस परसेंटेज में करते हैं। सो गोइंग टू टेक दिस, ओके। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हम बाद में दिखाते हैं, इसमें तो नहीं है, बट मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है। हालांकि आपकी बुक में भी नहीं है, बट स्टिल लेट मी टेल। अच्छा बच्चों, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, आप ये बताइए। एनीवन? ठीक है बच्चों, आदित्य ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, जिसको एटमॉस्फेयर में एयर का कंटेंट पता है, वो लेस और मोर अपने आप अंदाजा लगा लेगा अभी कि हमारा जो एयर हम लेते हैं वो क्या है, कैसा है। ठीक है बच्चों, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। आप जो इनहेलेशन करते हो, ठीक है, जो आप सांस लेते हो, उस इनहेल्ड एयर में 79% सिर्फ नाइट्रोजन आता है। ठीक है, 0.4% के अराउंड कार्बन डाइऑक्साइड आता है, सॉरी 0.04% के अराउंड कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और 21% के अराउंड क्या आता है,
ऑक्सीजन आता है आपके अंदर। ठीक है बच्चों, ये आपका एयर का कंपोजिशन है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर तक जाती हैं या अंदर से आती हैं। बाकी सभी गैसेस जो आ रही हैं वो एज इट इज लौटा दी जाती हैं। ये किसका है? इनहेल्ड एयर का है। जब तुम सांस लेते हो उस टाइम तुम्हारे एयर में 79% नाइट्रोजन होता है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 21% ऑक्सीजन होता है। लेस और मोर इट इज द परसेंटेज ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। ये वही परसेंटेज है जो परसेंटेज है कंपोनेंट्स का जो एयर में भी होता है। जब तुम सांस छोड़ते हो उसका ध्यान से देखिए क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन नीट में आया है। एक्सेल्ड एयर में नाइट्रोजन का कंटेंट वही रहेगा बच्चों, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 4 to 5% हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन करीब 16% तक हो जाता है। ठीक है, एक्सेल्ड एयर में। तो आपका, हाँ आपका, हाँ वो एक अप्रोक्स वैल्यू है। 0.04 इज अप्रोक्स वैल्यू। वो 79 और 21 थोड़ा बहुत लेस और मोर ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, आस्था कुछ कहना चाह रही है, बोलिए। सर हम लोग 79% नाइट्रोजन लेते, बट बॉडी में उतना थोड़ी काम हो रहता है नाइट्रोजन का। तो आपने ये देखा कि आपने नाइट्रोजन लिया, आपने ये नहीं देखा कि उतना नाइट्रोजन फिर से वापस कर दिया। जब तुमको कोई मेहमान 100 रुपया दे और वो पैसा 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 आपके पेरेंट्स ले ले 100 रुपया, तो आपको कोई फायदा हुआ? नहीं। हाँ, तो वही हुआ आपके लंग्स के साथ। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? Yeah, only 4 to 5% oxygen has been used in the body, and that 4 to 5% oxygen has been just gone in the inside the body because of their atmospheric pressure. ये 4 से 5% ऑक्सीजन ही आपके बॉडी के अंदर जाता है और आपका ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल करता है, क्योंकि आपकी बॉडी डिजाइन ही इस हिसाब से की गई है। ठीक है, आपके ब्लड के अंदर कैपेसिटी ही इतनी है। अब बच्चों एक और छोटी सी चीज जो मैं लास्ट लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये आप समझोगे तो कल जो कंसेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ वो इस चैप्टर का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कल जो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज तो लेस और मोर थोड़ा रटने वाली चीज हो गई और एक आज समझने वाली भी थी, लेकिन कल कॉम्प्लेक्स पार्ट है। और फिजियोलॉजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिजियोलॉजी से ज्यादा थोड़ा टफ है, तो कल ज्यादा फोकस्ड रहिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, क्या बताने जा रहा था? हाँ, ऑक्सीजन का एसोसिएट होना। ऑक्सीजन किसके साथ एसोसिएट होता है बच्चों? ब्लड के साथ एसोसिएट होता है। ठीक है, कहां पर? लंग्स में। यही ऑक्सीजन ब्लड के साथ कहां होता है? डिसोसिएट होता है कहां पर? टिश्यूज में। लंग्स में ऑक्सीजन जाके एसोसिएट हुआ ब्लड के साथ, लेकिन टिश्यूज में गया तो डिसोसिएट हुआ। तुमने एक रीजन पढ़ा कि किस वजह से एसोसिएट या डिसोसिएट हुआ? अपने पार्शियल प्रेशर की वजह से, अपने पार्शियल प्रेशर की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, और भी बहुत से रीजंस होते हैं जो ऑक्सीजन के एसोसिएशन को या डिसोसिएशन को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। ठीक है, वो रीजंस क्या क्या है सुन लीजिए और समझ लीजिए बहुत अच्छे से। सबसे पहला रीजन है पीएच, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा रीजन है एल्टीट्यूड, चौथा है बीपीजी और डीपीजी, बाइफॉस्फोग्लिसरेट और डाइफॉस्फोग्लिसरेट। H+ कंसंट्रेशन। ये 5 रीजन, ये 5 चीजें हैं बच्चों जिनके बढ़ने या घटने से ऑक्सीजन एसोसिएट या डिसोसिएट हो सकता है। ठीक है,
अब मैं बताता हूं कि इनके क्या होने से ऑक्सीजन डिसोसिएट होगा और क्या होने से ऑक्सीजन एसोसिएट होगा। ठीक है, अगर पीएच, पहले हम डिसोसिएशन का पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डिसोसिएशन का पढ़ेंगे कि पीएच के क्या होने से ऑक्सीजन डिसोसिएट होता है। पीएच अगर लो हो जाए, पीएच अगर क्या हो जाए, लो हो जाए तो ऑक्सीजन डिसोसिएट होगा। टेम्परेचर अगर हाई हो जाए तो भी ऑक्सीजन डिसोसिएट होगा। एल्टीट्यूड अगर बढ़ जाए, अगर आप ऊंचाई पर जाने लगे, जैसे आप पहाड़ पहाड़ चढ़ने लगे तो भी ऑक्सीजन डिसोसिएट होने लगता है। बीपीजी का भी बढ़ जाना ऑक्सीजन को डिसोसिएट कराता है और H+ का भी बढ़ जाना ऑक्सीजन को डिसोसिएट कराता है। या एक और फैक्टर ले सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसका भी घट जाना ऑक्सीजन को डिसोसिएट कराता है। ठीक है बच्चों, अब एक कॉमन सेंस की बात है, जो भी फैक्टर्स ऑक्सीजन को डिसोसिएट करा रहे हैं वो अल्टीमेटली किसको एसोसिएट करा रहे हैं, इनडायरेक्टली किसको हेल्प कर रहे हैं। अगर कोई चीज ब्लड में से ऑक्सीजन जल्दी जल्दी निकलवा रहा है तो वो ब्लड में किसको मिलाने की कोशिश कर रहा है, फिर से बता देते हैं, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को। शाबाश बच्चों, गुड। तो बच्चों देखो, मैंने बताया कि ऑक्सीजन को और कौन कौन से फैक्टर्स डिसोसिएट कराते हैं ब्लड में से निकलवा देते हैं। पहला पीएच, पीएच अगर बॉडी में कम है तो ऑक्सीजन ब्लड में से निकलेगा। टेम्परेचर भी ज्यादा है अगर तो भी ऑक्सीजन निकलेगा ब्लड में से, टिश्यू में जाने लगेगा, ब्लड से निकलकर टिश्यू में जाएगा। एल्टीट्यूड ज्यादा है तो भी ब्लड से निकल करके टिश्यू में जाने लगेगा ऑक्सीजन। बाइफॉस्फोग्लिसरेट या डाइफॉस्फोग्लिसरेट भी अगर ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो भी ऑक्सीजन निकल के टिश्यू में जाएगा। H+ कंसंट्रेशन के ज्यादा होने से भी यही होगा, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी कम होने से ऑक्सीजन डिसोसिएट होकर के जाने लगेगा टिश्यूज में। समझ में आया बच्चों? इसीलिए एक रीजन पे ऑक्सीजन का एसोसिएशन बहुत ज्यादा होता है और दूसरे रीजन पे ऑक्सीजन का डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होता है। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन के एसोसिएशन को कौन कौन सी चीजें प्रमोट करेंगी, मतलब ऑक्सीजन का ब्लड के साथ बाइंडिंग कौन कौन से फैक्टर्स प्रमोट करेंगे, तो अब आप कॉमन सेंस से बता सकते हो ना कि पीएच क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एल्टीट्यूड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बीपीजी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और क्या बचा, H+ कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये एसोसिएट करेंगे, जो फैक्टर्स डिसोसिएट कर रहे हैं उसका उल्टा जो हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे या प्रमोट करेंगे किसकी बाइंडिंग को, ऑक्सीजन की बाइंडिंग को विथ, हाँ, विथ द दिस वन, ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ ब्लड। अब बच्चों ये बताइए मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के डिसोसिएशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, CO2 के डिसोसिएशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होंगे बच्चों? CO2 का डिसोसिएशन का मतलब ऑक्सीजन का एसोसिएशन, pH will decrease, pH, जो मैंने ऑक्सीजन का एसोसिएशन बताया है सेम कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो डिसोसिएशन होगा, दैट मींस pH हाई, टेम्परेचर विल लो। वेरी गुड, सिमरन ने एक लाइन में लिख दिया सेम एज ऑक्सीजन एसोसिएशन। कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन मींस इट विल बी सेम एज O2 एसोसिएशन। इसी तरह कार्बन डाइ एसोसिएशन पूछ लिया जाए आपसे तो आप क्या कहेंगे, इट विल बी सेम एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन। समझ में आ गया तो हैंड रेस कर दीजिए बच्चों।
कल मैं क्लास स्टार्ट करते ही सबसे पहले डिसोसिएशन और एसोसिएशन के फैक्टर्स के बारे में पूछूंगा, देन ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू close our recording here.